तो आज हम करेंगे कि प्रोपोजिशन से आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। सो हाउ प्रोपोजिशन कल हमने ठीक से देख लिया था। पिछली वीडियो में हमने प्रोपोजिशन के ऊपर काफी लंबी बात की, प्रोपोजिशंस होते क्या हैं और उनको हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं, उसके ऊपर काफी बात हमने की। अब हमने उसी प्रोपोजिशन को फाइनली आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। जब आर्ग्यूमेंट बनेगा तो प्रोपोजिशन एक नहीं होगी, हमेशा एक से ज्यादा होगी। वन प्रोपोजिशन इन इटसेल्फ कैनॉट बी एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑर्डिनरी भाषा की अगर बात करें तो उसमें भी आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि उसमें एक प्रमाइस, दूसरा प्रमाइस और फिर कोई कंक्लूजन। सो मिनिमम कम से कम ये तीन चीजें तो होती ही हैं, दो प्रमाइस और एक कंक्लूजन। और जैसे पहले हम, अगर आपको याद हो, हम लोग इमीडिएट इन्फ्रेंसेस भी करते थे कि एक ही प्रिमाइस होता था और उसी में से हम कंक्लूजन निकाल लेते थे। लेकिन वो इसलिए क्योंकि तब हम प्रपोजिशन के अंदर जो दो कैटेगरीज हैं तब हम उनसे डील कर रहे थे। कम से कम दो कैटेगरीज तो थी ना उसमें, इस वजह से वो इमीडिएट इन्फ्रेंसेस हम निकाल पा रहे थे। अब क्योंकि हम पूरी की पूरी प्रपोजिशन को एक सिंबल दे रहे हैं और उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सो ऐसी कंडीशन में हमें प्रोपोजिशन कम से कम दो चाहिए, और दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। सो क्लासिकल जो लॉजिक था अरिस्टोटल का, उसमें अगर आपको याद होगा सिलोजिज्म जो आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, सिलोजिज्म में एक फिक्स था, प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और तीसरा कंक्लूजन। वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म थी। हमें कुछ भी और करना होता था तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता था और फिर ही हम टेस्ट कर पाते थे कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है, राइट। तो अब क्योंकि हमारे पास हर स्टेटमेंट अपने आप में एक एब्रीवेशन है, तो वी हैव नो लिमिट। हम बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट से भी डील कर सकते हैं, उसको कितने भी नंबर ऑफ उसमें जो प्रोपोजिशंस हैं वो हो सकती है। फाइन। तो ये हमारा नया एक प्राप्ति हम लोगों को हो चुकी है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि प्रोपोजिशन के मामले में हम लोग कह रहे थे या तो प्रोपोजिशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स ट्रू और फॉल्स नहीं होते हैं। प्रोपोजिशंस ट्रू एंड फॉल्स होती हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? वैलिड और इनवैलिड। सो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। सेकंड, उनकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का कोई मीनिंग समझेंगे और उसका तरीका निकालेंगे। सो ये तीन स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट होंगे सेंटेंसेस से, पी क्यू एस आर वी, जो भी हम उसको एब्रीवेट करें। दूसरा, हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड होने का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वैलिड और एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। सो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है, मतलब what do we mean when we say that this argument is valid and what do we mean when we say that it is invalid. तीसरी चीज हम करेंगे, how we decide whether an argument is a valid argument or an invalid argument. डिसाइड कैसे करेंगे ये बात, मतलब हमें मीनिंग पता लग गया, आर्ग्यूमेंट हमारे सामने है, लेकिन फिर कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना जिससे उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन करें कि वो हमारी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी के दायरे में आ जाए, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है। सो वैलिडिटी इनवैलिडिटी की मीनिंग या डेफिनेशन, और हाउ वी डिसाइड, हाउ टू फाइंड वेदर आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज वैलिड और इनवैलिड। सो ये हमारा मेन पर्पस है। इसी के साथ हम लोग प्रूफ थ्योरी जो है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। सो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट वो होगा जिसमें प्रीमाइसेस होंगे और कोई कंक्लूजन होगा। अब वो आर्ग्यूमेंट कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जैसे मैं कहूं कि एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, वो है कि Bacon used to write, if Bacon used to write plays for Shakespeare, then Bacon must be a great writer. अगर फ्रांसिस बैकन शेक्सपियर की जगह
उसके प्लेज लिखता था तो जरूर बेकन एक महान व्यक्ति होगा, और क्योंकि बेकन एक महान व्यक्ति था या महान राइटर था तो इसका मतलब जरूर उसने शेक्सपियर के लिए प्लेज लिखे होंगे, अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करूं। सो बेकन, इफ बेकन इज अ ग्रेट राइटर, बेकन का पूरा नाम लिख लेता हूं फिलहाल मैं, बेकन might be a great writer if he wrote plays for Shakespeare. Bacon might be a great writer if he wrote plays for Shakespeare. हालांकि इसमें बैकन की जगह हम कुछ भी x डाल सकते थे कि if x wrote plays for Shakespeare then x must be a great writer, है ना। तो बैकन wrote plays for Bacon was a great writer. Bacon was a great writer. तो इससे कोई कंक्लूड कर दे कि बैकन ने ही प्लेज लिखे होंगे फिर। सो बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर। क्या है ये आर्ग्यूमेंट, ध्यान से देखो। if somebody wrote plays for, if somebody was wrote plays for Shakespeare, then that somebody should be a great writer. इसका मतलब यही है। So if somebody write plays for Shakespeare, इसको हम कुछ कह दें, यहीं पे मैं इसको एब्रीवेट अगर हमने करना हो तो अगर हम ऐसे कहें कि if Bacon wrote plays for Shakespeare, then Bacon was a great writer. So मैंने ग्रेट राइटर को जी कह दिया और बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर। तो ये इफ देन सेंटेंस है। इफ बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर देन बैकन वाज अ ग्रेट राइटर। ठीक है, ऊपर की सेंटेंस ये बन गई हमारी, और बैकन वाज अ ग्रेट राइटर। तो देयरफॉर क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर? यही बना इसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर कि बैकन वाज, इफ बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर देन बैकन इज अ ग्रेट राइटर। सो बैकन इज अ ग्रेट राइटर, देयरफॉर बैकन रोट प्लेज फॉर शेक्सपियर, है ना। अब ऑब्वियसली सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि सर कैसे प्रूव हो गया इससे ये कैसे प्रूव हो गया कि अगर बैकन, अब क्योंकि ये बातें इंडिपेंडेंट है इससे, इसका ट्रुथ हमें इंडिपेंडेंटली पता है और इसका ट्रुथ हम एसर्ट कर रहे हैं, ये हमें किसी ने गिवन दे दिया, तो उससे ये कैसे प्रूव हो गया कि बैकन जो है उसी ने शेक्सपियर के प्लेज लिखे थे? नहीं होता ये प्रूव। इस फॉर्म को हम कह सकते हैं कि हमें सुनने में दिख रहा है कि ये इनवैलिड है, लेकिन हाउ डू वी प्रूव कि ये इनवैलिड है? हमें ये दिख रहा है कि ये गलत है, ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता इससे, लेकिन कैसे प्रूव करें कि ये गलत है? हमें कोई तरीका चाहिए इसको गलत प्रूव करने का। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको गलत प्रूव करने के? एक तरीका हो सकता है ट्रुथ टेबल मेथड। उसका मतलब ये कि हम इसका ट्रुथ टेबल कंडक्ट बना लें और फिर चेक कर लें कि क्या कोई ऐसी कंडीशन ट्रुथ टेबल में अपीयर कर रही है जो लाजमी तौर पे इनवैलिड हो। तो इसका मतलब इनवैलिडिटी की हमें कोई डेफिनेशन चाहिए। सो यहां पे आती है वैलिडिटी और इनवैलिडिटी की डेफिनेशन, और लॉजिक में इनवैलिडिटी की डेफिनेशन लाजमी तौर पे प्रूव कर देगी वैलिडिटी की डेफिनेशन। सो हम उल्टा चलते हैं, हम कहेंगे जो भी इनवैलिड नहीं है वो वैलिड है। सो इसका मतलब इनवैलिडिटी की कोई कंडीशन अगर हम ढूंढ लें तो ये पक्की बात है कि जो भी चीज इनवैलिड नहीं है वो वैलिड है। फाइन, तो हम वैलिडिटी की डेफिनेशन इनवैलिडिटी के ना होने से तय करते हैं, और इनवैलिडिटी का क्योंकि हमारे को एक फॉर्मूला पता है, अगर ऐसी सर्कमस्टांस हो जिसमें से ट्रू प्रोमाइसेस के होते हुए भी फॉल्स
जो वो निकले कंक्लूजन, तो फिर वो लाजमी तौर पे इनवैलिड होता है। जैसे कि ये, इसको कोई कह सकता है ट्रू, क्योंकि ये कंडीशनल है। ये कह रहा है कि अगर बेकन ने ही शेक्सपियर के नाटक लिखे थे तो बेकन जरूर महान व्यक्ति होगा। अब इसको कोई ट्रू कह सकता है, दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि ये कंडीशनल है। लाजमी शर्त नहीं है ग्रेट राइटर होने की, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना कि अगर मैं कहूं कि जो जितने भी शेक्सपियर के नाटक थे असल में वो मैंने लिखे थे, तो आप कहोगे ही ना कि सर कमाल के नाटककार हो फिर आप, तो जिनको हम शेक्सपियर के नाटक समझते थे तो क्या वो आपके लिखे हुए थे? तो इसका मतलब कंडीशनली ये स्टेटमेंट वाकई ट्रू हो सकती है कि अगर मैंने ही वो नाटक लिखे हैं जो शेक्सपियर के नाम के ऊपर दुनिया जानती है, तो जरूर फिर वो महान व्यक्ति शेक्सपियर नहीं, मैं हूं, है ना? इस लिहाज से ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है कि इफ Bacon wrote the writers, all the plays which we know as the plays of Shakespeare, then लाजमी तौर पे Bacon तो फिर ग्रेट इंसान होगा। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चला कि Bacon ने लिखे थे कि नहीं लिखे थे। Bacon अपने अच्छे नाटक लिख के भी तो मशहूर हो सकता है या महान लेखक हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि किसी को महान लेखक होने के लिए पहले शेक्सपियर के नाटक लिखने पड़ेंगे, ये तो कोई शर्त नहीं है। कोई इंडिपेंडेंटली भी तो महान हो सकता है। तो Bacon इंडिपेंडेंटली महान राइटर था, ये हम जानते हैं। ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, लेकिन बेकन ने ही शेक्सपियर के नाटक लिखे थे, ये तो फॉल्स है, नहीं लिखे थे उसने। सो दो ट्रू प्रमाइसेस के बाद भी कंक्लूजन फॉल्स अगर आ जाए तो ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की फॉर्म है। सो एनी आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड टू बी इनवैलिड इफ डिस्पाइट सम प्रमाइसेस टू बी फॉल्स, डिस्पाइट ऑल प्रमाइसेस टू बी ट्रू, the conclusion turns out to be false. उस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने कंक्लूजन को निकालने के लिए ही तो प्रीमाइस रखे थे। हमारे प्रीमाइस रखने का आर्ग्यूमेंट के अंदर और कोई मतलब नहीं था सिवाय इससे कि उनसे कंक्लूजन प्रूव होता था। तो अगर प्रीमाइस ट्रू हो गए तो फिर कंक्लूजन को ट्रू हो ही जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा? कंक्लूजन के लिए ही तो प्रमाइस रखे थे। तो कंक्लूजन ट्रू हो चुका है, लेकिन प्रमाइस ट्रू हो चुके हैं और कंक्लूजन अभी भी ट्रू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लाजमी तौर पे आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर ही गलत है। इन प्रोमाइसेस का हो सकता है इस कंक्लूजन से कोई लेना देना ही ना हो, तो हमने गलत आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है। हमें आर्ग्यूमेंट वही मान्य है जो आर्ग्यूमेंट सही प्रमाइस इसलिए बिल्ड करते हैं ताकि उनसे सही कंक्लूजन निकल पाए। हमारे हाथ में क्या है? प्रमाइस ही हमारे हाथ में है, कंक्लूजन तो ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए उसमें से। जब आपने दो सही प्रमाइस दे दिए तो कंक्लूजन को तो ऑटोमेटिकली ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो जरूर उस कंक्लूजन का इन प्रमाइसिस के साथ कोई संबंध नहीं है, वो किसी और आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है और ये किसी और आर्ग्यूमेंट के प्रमाइसिस है। इस किस्म के आर्ग्यूमेंट को हम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये हमें पक्के तौर पे पता है, तो इसलिए हमारे लिए काम बड़ा आसान है कि जो भी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड ना हो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। फाइन। इसको करने के लिए ट्रुथ टेबल मेथड, हमारे पास एक मेथड है जिसको हम अभी यहां पे लगा देते हैं। ये मेथड लगाने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज बीच में ट्विस्ट दे रहा हूं, वो ये, मैं इसको किसी जनरल फॉर्म में ले आता हूं, क्योंकि ये तो एक खास आर्ग्यूमेंट है ना, बेकन को लेके, ग्रेट राइटर को लेके और शेक्सपियर को लेके। लेकिन हमने तो एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल्स की तरह हो, कि उसमें आर्ग्यूमेंट कोई भी भरें, मतलब प्रीमाइसेस कोई भी भरें आर्ग्यूमेंट के अंदर, और फिर वो वैलिड हो या इनवैलिड हो। हमें एक ऐसा जनरल फॉर्म बना लेते हैं, हमें उस जनरल फॉर्म को टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो जनरल फॉर्म वैलिड है तो उसके अंदर कोई भी प्रीमाइस डालते रहो, कोई भी कंक्लूजन डालते रहो, वो वैलिड होना चाहिए। फाइन। तो हम ये काम करते हैं, हम इसको P इंप्लाइज Q, Q देयरफॉर P, जनरल स्ट्रक्चर में ले आया इसको। ठीक है, तो अब P की जगह B है, अभी G है Q की जगह, Q की जगह G और P की जगह B।
तो ये वाला आर्ग्यूमेंट बन गया इसमें से। कोई और सेंटेंसेस होंगे, प्रोपोजिशंस होंगी, वो भी अगर इसी स्ट्रक्चर में है तो उनके ऊपर भी यही स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। सो हमने इस आर्ग्यूमेंट के अंदर से एक जनरल स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम जो भी ऑपरेशन करेंगे इस जनरल स्ट्रक्चर पे करेंगे और फिर उसमें किसी भी आर्ग्यूमेंट को डालते रहो, हमारे को जनरल स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो अभी मैं इस जनरल स्ट्रक्चर का ट्रुथ टेबल बना देता हूं आपके सामने। P Q और क्या है, P इंप्लाइज Q। यही तीन चीजें यूज हो रही है ना इसमें आर्ग्यूमेंट में। तो P Q और P इंप्लाइज Q। फाइन। तो देखो जरा, ये ट्रू, तो P इंप्लाइज Q भी ट्रू। ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो क्या था कल हमने किया था इसको, फॉल्स। फाइन। और दो इसके और लिखो, ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये ट्रू, और ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो ये तब भी ट्रू। कंडीशनल है ना? हाँ, फाइन। तो अब देखो हमारे आर्ग्यूमेंट, अब हमने ये अलग अलग इनकी वैल्यूज ले ली है ना। अगर ये P ट्रू होगा, Q ट्रू होगा, तो ये क्या होगा, हमने सारा निकाल लिया। फाइन। अब हम अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर चेक करते हैं। हमारे आर्ग्यूमेंट में क्या है, ये है प्रीमाइस 1, यानी कि ये है प्रीमाइस 1, ये है प्रीमाइस 2, Q ये रहा, तो ये है प्रीमाइस 2, और ये है कंक्लूजन, तो इसका मतलब ये है हमारा कंक्लूजन, है ना? ऐसा ही है। तो अब जरा ध्यान से देखो कि कोई ऐसा केस तो नहीं अपीयर कर रहा जिसमें प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों ट्रू हो फिर भी कंक्लूजन फॉल्स हो। क्या ऐसा कोई एक भी केस आ रहा है? इट इज हेयर। सो यहां पे क्या है, प्रीमाइस 1 भी ट्रू है, प्रीमाइस 2 भी ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। तो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर कम से कम एक ऐसा इंस्टांस पॉसिबल है जिसमें ट्रू प्रीमाइसेस के होते हुए भी कंक्लूजन फॉल्स आ जाए, इसलिए इनवैलिड है, इसलिए हमें वो समझ नहीं आ रहा था। गॉट द पॉइंट? सो जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर अब हमारी कमांड हो गई है। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद कितने भी ट्रूथ टेबल्स आते रहें, कितनी भी वैलिडिटी इनवैलिडिटी के चेक आते रहें, दिस इज द मेथड। तो आपको अब क्या करना है, सिंपली कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट मिलता है, आप उस आर्ग्यूमेंट को ऐसे ही एब्रीवेट करते हो, लिखते हो, और फिर उसका एक ट्रुथ टेबल बना लेते हो। और अगर वो ट्रुथ टेबल में किसी भी जगह पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 के ट्रू होते हुए भी कंक्लूजन फॉल्स आ जाए, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। फिर वो इंग्लिश में वो कुछ भी कहता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर उसकी फॉर्म इनवैलिड है तो वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड ही होगा। राइट? सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस प्रॉपरली। इस मेथड का नाम ट्रुथ टेबल मेथड है, और ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसमें कोई भी हमारे को दिखने में अगर देखें तो कोई गलती नहीं हो सकती इसमें। एवरीथिंग इज डेमोन्स्ट्रेबल इन दिस मेथड। राइट? तो ट्रुथ टेबल मेथड को हम यूज कर सकते हैं वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करने का तरीका ये है। हमारा टारगेट क्या है, कोई भी ऐसी एक लाइन भी ऐसी मिल गई जिसमें ये दोनों के ट्रू होते हुए भी कंक्लूजन फॉल्स आ जाएगा। ये गलती मत कर लेना कि सोचने लग जाओ कि हमेशा कंक्लूजन यही होगा, हमेशा प्रीमाइस 2 और प्रीमाइस 1 यही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। हमने पहले एक बार जनरल लिख लिया सारा, और फिर उसमें से हमने यहां देखा अपने आर्ग्यूमेंट में कि आर्ग्यूमेंट के अंदर ये प्रीमाइस 1 है, तो हमने जहां भी ये पढ़ा है उसको प्रीमाइस 1 बना दिया। आर्ग्यूमेंट में क्यू प्रीमाइस 2 है, तो जहां भी ये पढ़ा था हमने उसको प्रीमाइस 2 बना दिया। और कंक्लूजन हमारा P था, तो P जहां भी था वो कंक्लूजन बन गया। इसलिए कह रहा हूं कि इसको अगर मैं उलट दूं तो क्या होगा। अब जरा इसको देखो, अगर मैं कहूं P
therefore Q. Now what happens? एक तो मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे ऊपर से, P1 तो वही है जो पहले था, P2 चेंज हो गया और कंक्लूजन चेंज हो गया। अब हमारा P जो है वो P2 है, प्रीमाइस 2 है, और कंक्लूजन Q है, तो कंक्लूजन ये रहा, ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब जरा इसकी वैलिडिटी देखो, क्या कोई ऐसी लाइन अपीयर कर रही है जिसमें P1 P2 दोनों ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो? कोई भी ऐसी लाइन नहीं आ रही। इसका मतलब दिस इज अ वैलिड स्ट्रक्चर। तो यही गलती थी, हम क्या कर रहे थे, इफ P then Q, P therefore Q, ये तो वैलिड है, हम उल्टा कर रहे थे। उस उल्टे का नाम है asserting the consequent, उसको फैलेसीज में गिना जाता है। इट्स अ ह्यूज फैलेसी जिसको बोला जाता है asserting the consequence, जो हम पहले कर रहे थे। यानी ये वाला, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि ये एक फैलेसी है, इसमें लॉजिकल फैलेसी है, फॉर्मल फैलेसी है। फाइन, तो हम अब देख चुके हैं वैलिड और इनवैलिड को कैसे ढूंढा जाता है। राइट, सो ट्रुथ टेबल मेथड ऑफ वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आपके सामने है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही करना है उसमें कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं P, Q, R, S जो भी हैं उनका बनाना अपने ट्रुथ टेबल, और फिर उसमें P इंप्लाइज Q है तो उसको भी ट्रुथ टेबल में एक कॉलम बनाओगे, उसमें P डॉट Q होगा कहीं तो उसको भी, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। P वाले सारी मैं चेक कर देता हूँ अभी आपको ना, कि जितने भी फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट इससे बन सकते हैं मैं वो आपके सामने दिखा देता हूँ। P और Q में अगर मैं इसमें P डॉट Q लिखूं और फिर इसमें से कंक्लूड करूं देयरफॉर P, अगर ये मेरा आर्गुमेंट हो P डॉट Q देयरफॉर P, ये स्ट्रक्चर हो सकता है ना आर्गुमेंट का, ये फॉर्म हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, अब इसको भी मिटा देता हूं मैं। P वेज Q, इसमें कोई आर्गुमेंट आसानी से बनेगा नहीं, लेकिन इसमें मैं एक आर्गुमेंट बना देता हूं, नॉट P देयरफॉर Q। 3 मैंने बना दिए प्रीमिसेस। अब इसको उसी को पहले टेस्ट कर लेते हैं। P वेज Q लिखूं यहां पे तो क्या क्या आ जाएगा, T T T है ना, T F T, F T T, F F F, यही बना। अगर हमारा आर्गुमेंट ये है P वेज Q, यानी ये प्रोमाइस 1, दिस इज प्रोमाइस 1 और नॉट P, अब नॉट P हमारे पास है नहीं तो क्यों ना हम एक कॉलम नॉट P का लिख लें यहां पे। राइट, नॉट P कैसे होगा, अगर P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, ये ट्रू है ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू। राइट, अब इसको बना लो प्रोमाइस 2, क्योंकि ये हमारा प्रोमाइस 2 है। सो प्रोमाइस 1, प्रोमाइस 2, कंक्लूजन, तो ये है हमारा कंक्लूजन। अब देखो वैलिडिटी इसकी, कंफ्यूज ना करें तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। अब इसी पे फोकस, P1, P2 और कंक्लूजन। सो इस कॉलम को तो भूल ही जाओ, इसका कोई रोल ही नहीं है हमारे आर्गुमेंट में, क्योंकि आर्गुमेंट ये है ना। देखो ध्यान से, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में दोनों में टी टी कहां आता है, आर्गुमेंट वैलिड है, यस वेरी राइट। तो क्यों, क्योंकि एक ही केस है जहां पे दोनों में टी आ रहा है, नहीं दो है केस, एक ये भी है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वो हमने नॉट पी वाला लेना ना, मैं इस लाइन से कंफ्यूज हो रहा हूं, तो इसको मिटा भी सकते हैं अगर ये कंफ्यूज कर रही है। एक ही हाँ, थर्ड ओनली दिस वन ना,
तो सही है। सो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक ही वो केस है जिसमें दोनों ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें दो ट्रूज हों, दोनों प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2 ट्रू हों और फिर भी कंक्लूजन फॉल्स आए। इसका मतलब एग्रीमेंट, ये आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट है, परफेक्ट है। ये मेथड अब आप लागू कर सकते हो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जितनी मर्जी देर तक। अगली जो चीज हमने करनी है वो है कि अब तक हमने किया ट्रुथ टेबल मेथड वैलिडिटी इनवैलिडिटी प्रूव करने का, लेकिन सपोज आपके पास एक भी और कोई वो खड़ा हो गया आके आर्गुमेंट, मतलब एक भी ऐसा आर्गुमेंट आ गया जिसमें पी क्यू के अलावा मान लो आर भी आ गया कहीं, तो आपका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा? पी क्यू आर और फिर हो सकता है पी डॉट आर, पी वेज आर, पी इंप्लाइज आर, कुछ भी आगे और होगा। तो ये जो तीन बने पी क्यू और आर, इनकी क्या पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ट्रू और फॉल्स होने की? जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बनेंगे? इट हैज अ जनरल फॉर्मूला 2n। जितने वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल 2 हैं तो 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ, 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगर एक भी वेरिएबल बढ़ा तो उसका मतलब होगा 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। और चौथे वेरिएबल के आते ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 कॉम्बिनेशंस। मान के चलो कि पूरा बोर्ड भर जाएगा हमारा, और उससे अगला तो 32 का कॉम्बिनेशन है, इट विल बी इम्पॉसिबल टू हैंडल। सो इसका मतलब ट्रुथ टेबल मेथड की बड़ी जबरदस्त लिमिटेशन है, वो है इसके साइज की। ये कितना भी पावरफुल मेथड हो, लेकिन इसका साइज इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि जैसे ही एक वेरिएबल बढ़ा एकदम से 2 टाइम्स जंप, राइट? तो ये है इसकी लिमिटेशन। सो ट्रुथ टेबल मेथड इज पावरफुल in deducting validity and invalidity, but it has a limitation of size. Number of variables increase तो हमारे लिए ट्रुथ टेबल हमारे बूते से बाहर हो जाता है। So उसका हमारे पास तरीका क्या है? How do we do it? हमने कुछ वैलिड फॉर्म्स ऑफ इन्फ्रेंसेस बनाएंगे। जो ये वैलिड, जो जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखे ना आर्ग्यूमेंट के, तो हमने कुछ आर्ग्यूमेंट के वैलिड स्ट्रक्चर्स बनाए, ढूंढे, लोगों ने ढूंढे हैं वो, उनकी एक लिस्ट बनाई है। और एक हमने सब्स्टिट्यूशन की, एक सब्स्टिट्यूशंस के मेथड्स की भी एक लिस्ट बनी है। सो हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस और वैलिड फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये 2 लिस्ट्स हैं। कुल मिला के ये 19 कॉम्बिनेशंस हैं। और इन 19 कॉम्बिनेशंस का हमारे को बेनिफिट ये होता है कि इनको यूज करके हम लंबी सी लंबे आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट को भी हम बड़े आराम से उनको ऑपरेट करते, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए हम फाइनली उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी जान सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ में, प्रूफ थ्योरी में हमारा अगला स्टेप ये है कि हम वो वैलिड फॉर्म्स जो हैं उनको सबसे पहले स्टडी करें। तो सबसे पहले मैं आपको 4 वैलिड फॉर्म्स जो है, मॉडस पोनेंस, एक ये 2 तो हमने देख ही ली अभी एक्चुअली। दिस इज कॉल्ड एज मॉडस पोनेंस, P इंप्लाइज Q, P therefore Q। इस फॉर्म को, इसका नाम है बकायदा मॉडस पोनेंस। एंड बैड एट स्पेलिंग्स, मोडस है कि मोडस है? मोडस है। सो मोडस, सो मोडस पोनेंस, इट इज सिंपली कि अगर P इंप्लाइज Q है, उसमें से अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर ये गिवन है कि P इंप्लाइज Q ट्रू है और ये भी गिवन है कि P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। दिस इज द रीजन इट बिकम्स अ आर्गुमेंट ना। ये फोर्स करते हैं दोनों प्रीमिस ट्रू होके कंक्लूजन को ट्रू होने पे, दे फोर्स द कंक्लूजन टू बी ट्रू, राइट? सो आर्गुमेंट को पढ़ने का भी एक तरीका है। जब भी आपके सामने ऐसे आर्गुमेंट लिखा जाता है कि P, सिर्फ P लिख दिया, तो इसका हमारे लॉजिक की भाषा में इसको पढ़ना ऐसे है कि P इज ट्रू। P लिखने का मतलब है P इज ट्रू। अगर लिखना होगा P इज फॉल्स तो फिर
दिस, राइट? सो मैंने कल बोला था, इट इज नॉट द केस दैट P, इसको लगाने का मतलब है उसके आगे आपने पढ़ देना, इट इज नॉट द केस, राइट? सो टिल्डे लग गया तो इट इज नॉट द केस दैट P, विच मीन्स P इज फॉल्स, ठीक है? तो इसको ऐसे ही हमने पढ़ना होता है। सो मॉडस पोनेंस, ये हमारा एक वैलिड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है। इसी तरह P वेज Q नॉट P therefore Q, दिस इज MT या मॉडस टॉलरेंस, ठीक है? ये भी हमने अभी जस्ट टेस्ट किया ही है। ओ सॉरी 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 सॉरी, डिसजंक्टिव, नाम गलत लिख दिया इसका, दिस इज डिसजंक्टिव। मॉडस टॉलरेंस जो है उसकी फॉर्म सेम ही है मॉडस पोनेंस वाली, दे बोथ हैव द सेम फॉर्म, वो जो हमने पहले लिया था। राइट? सो नॉट P देयर, सॉरी अब ये ठीक करना पड़ेगा, नॉट Q देयरफॉर नॉट P। सो दिस इज मॉडस टॉलरेंस, ठीक है? सो मॉडस टॉलरेंस का मतलब कि हमें ये तो नहीं पता कि P के ना होने से Q होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि Q के ना होने से P नहीं हो सकता। सो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये है हमारे पास, और एक जो हमारे पास बचा जिसको हमने मॉडस पोनेंस हो गया, मॉडस टॉलरेंस हो गया, इसको मैं जरा मिटा रहा हूं यहां से, और ये डिसजंक्शन यानी कि P वेज Q और नॉट P देयरफॉर Q, है ना? आर्गुमेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है? कि अगर हमें पक्का पता हो कि या तो P या तो Q सही है, और हमें ये पक्का पता हो कि P सही नहीं है, तो फिर Q पक्का सही होगा। ये चार बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे कह लो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वैलिडिटी टेस्टेड है। हमें इनके बारे में कंफर्म पता है कि ये तो पक्का ही है, मतलब टेस्टेड है, ये इनवैलिड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जो भी फॉर्म्स हमारी इन फॉर्म्स के कॉरेस्पॉन्ड कर जाएंगी वो अपने आप में वैलिड फॉर्म्स हो जाएगी, तो इनकी वैलिडिटी हमारे को कंफर्म्ड पता है। और देन एक दो हमारे पास अनदर रूल्स हैं जिनको हम कहते हैं रूल्स ऑफ CD, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा कैसे बनेगा? अच्छा, इन सबका रूट ग्राउंड जो है वो उसी हमारी जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज के आर्ग्यूमेंट्स है ना, उसी में टिका हुआ है। इफ P इंप्लॉइज Q एंड R इंप्लाइज S, अगर ऐसा हो, और दूसरी बात हमें यह पता हो कि आइदर P और Q, तो फिर कंक्लूजन ये पक्का होगा कि आइदर P और R, तो ये पक्का है कि आइदर Q और S। इस फॉर्मेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। सोच के देखो डिलेमा कहां से आया होगा। जब भी हमारे दिमाग में हमने ये एक कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और फिर हमें पक्का पता हो कि या तो ये होगा ही होगा और या फिर ये होगा, तो फिर पक्का है कि या तो फिर ये होगा और या ये होगा। अब ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है बात करने का। जब हम डिलेमा में होते हैं, पॉजिटिव डिलेमा में, तब ये हमारा स्ट्रक्चर है एक डिलेमा का, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको CD कह देते हैं, राइट? तो ऐसा ही एक डिस्ट्रक्टिव डिलेमा भी होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा के ठीक ऑपोजिट एक डिस्ट्रक्टिव डिलेमा होता है। उसमें क्या होता है? उसमें ये चेंज हो जाएगा, ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा सेम है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव डिलेमा एक्सप्लेन करूं, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा
इसमें क्या होगा, अगर हमें ये पता हो कि ना तो Q होगा और या फिर ना तो S होगा, तो फिर therefore then not P or not R. This is destructive dilemma. तो constructive dilemma or destructive dilemma, right? Another valid forms of arguments. Then एक हमारा रूल है जिसको हम कहते हैं absorption. If P implies Q, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P implies P dot Q. This is also valid form. इसको absorption कहते हैं. This is called as absorption. So constructive dilemma, destructive dilemma, absorption, hypothetical syllogism और हमारा दो वो हो गए मॉडस पोलेंस और मॉडस पोनेन और मॉडस टोलेंस, और एक हमारा बचा सिंप्लीफिकेशन. यहां कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? बहुत सिंपल है, P डॉट Q तो फिर P पक्का. अगर P डॉट Q ट्रू है तो P ट्रू होगा ही होगा, वरना P डॉट Q फॉल्स हो जाएगी, फेल हो जाएगी, है ना. सो वी हैव P डॉट Q एंड 7 हुए ना हमारे, अभी 8 हो गए. 1 इज कंजंक्शन. डिसजंक्टिव सिलोजिज्म हमने कर लिया, कंजंक्शन एक पेंडिंग है. तो P और Q ट्रू हो, डिसजंक्शन में यही लिख लो और कंजंक्शन यहां लिखो. दिस इज कंजंक्शन. कंजंक्शन बहुत ही ऑब्वियस टाइप है. कंजंक्शन कहती है कि अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P डॉट Q भी ट्रू हो. बहुत ही सिंपल है ना. सो इफ राम गोज टू द मार्केट एंड श्याम also goes to the market, then we can confirm say that Ram and Shyam go to the market. So P, Q, P and Q, right? So P dot Q है तो उसमें से P ड्राइव किया जा सकता है. So ये 9 हमारे फॉर्म्स हैं जिनकी हमें कंफर्म्ड वैलिडिटी पता है, राइट. एंड देन रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है हमारे. रिप्लेसमेंट के रूल्स मतलब ये कि ऐसी फॉर्म्स जिनको हम इक्विवेलेंट समझ सकते हैं. ये बहुत बार ये हमारा टूल बॉक्स बन रहा है पूरा. जब हम ये सारे लागू करेंगे ना अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर, तो आप देखोगे कि इससे हमारा काम कितना आसान हो जाएगा. ये आपको ऑलमोस्ट याद हो जाने चाहिए. बार बार इसको जितने बार यूज करेंगे उतनी बार याद होते चले जाएंगे. डी मॉर्गन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है. डी मॉर्गन क्या कहते हैं? डी मॉर्गन एक फिलोसोफर हुए हैं, साइंटिस्ट भी हैं, मैथमेटिशियन भी थे. तो मॉर्गन थ्योरम कहती है कि अगर ये सिचुएशन हो और हम इस पूरे के बाहर, मतलब इट इज नॉट द केस दैट P और Q, तो फिर उसका क्या मतलब होता है? दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब ये वाला साइन देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकंडीशनल. बाइकंडीशनल इसलिए कि ये ट्रू तो ये ट्रू और ये ट्रू तो ये ट्रू, इसलिए बाइकंडीशनल. तो इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट है एकदम एक दूसरे के. तो P डॉट Q का अगर बाहर वो है P वेज Q का, तो मॉर्गन कहते हैं जब ये ब्रैकेट खुलती है तो सबके साथ वेज लग जाता है, सॉरी सबके साथ एक तरह से नेगेशन हो जाती है सबकी, और ये बन जाता है. इसकी भी नेगेशन हुई डॉट P, इसकी नेगेशन वेज की डॉट, और Q की नेगेशन ये हो गई. यही उल्टा इसमें भी हो जाता है कि अगर ऐसा हो P डॉट Q, तो यू कैन नाउ वेल अंडरस्टैंड कि ये ठीक इससे उल्टा हो जाएगा. क्या? नॉट P वेज नॉट Q. तो ये इक्विवेलेंट है. कहीं आपको ये मिल जाए तो उसको आप ये लिख सकते हो, ये मिल जाए तो ये लिख सकते हो. ये इंटरचेंजेबल है, इसलिए इनको रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट कहते हैं. तो मॉर्गन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में से थ्योरम के तौर पे आता है, राइट. इसकी जितने भी वर्जन बन सकते हैं आप, मतलब जनरल फॉर्मूला जो याद में रखने वाली चीज है,
कि जैसे ही ब्रैकेट खुलता है और अगर ब्रैकेट के बाहर टिल्डे हो तो ब्रैकेट की अंदर की हर चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। पी का कॉन्ट्राडिक्शन नॉट पी, वेज का कॉन्ट्राडिक्शन डॉट, अगर डॉट होता तो वेज बन जाता है, वेज है तो डॉट बन जाएगा, और क्यू का कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो नॉट क्यू। फाइन, तो मॉर्गन सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। सो इससे हमारे दो रिप्लेसमेंट्स हमारे को मिल जा रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो आपके मैथमेटिक्स के दूसरे रूल्स हैं आपको याद करने हैं। जो जब हम ब्रैकेट खोलते थे तो ब्रैकेट के बाहर वाली चीज अंदर की हर चीज से मल्टीप्लाई होती थी, है ना, तो वही हमने नेगेटिव नेगेशन में किया है। यही चीज बाकियों पे भी लागू होती है। मतलब अगर ऐसा हो P Q वेज R, तो खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, PQ वेज PR। ठीक है, P डॉट Q वेज P डॉट R। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्लेसमेंट। तो ये रिप्लेसमेंट जो हैं इनको मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने इधर जगह नहीं थी इसलिए ऐसे डाल दिया, आपने ऐसा नहीं यूज करना, ये यही वाला साइन है हमारा इक्विवेलेंस का। ठीक है, तो बाकी इक्विवेलेंस रिप्लेसमेंट्स हम कर लेते हैं फिर इकट्ठे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो ये रिप्लेसमेंट्स और हमारा वो मिला के हमारा टूल बॉक्स रेडी हो रहा है। एंड नाउ वी कैन इजीली प्रोसीड ओवर टू जो हमारे क्वेश्चंस को, जिनको हम कह लो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स को बकायदा प्रूफ्स जो है उस थ्योरी में उतरने के लिए। राइट, क्वेश्चंस इस पे कोई, इस पे प्रैक्टिस एक बार कर लेना। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू अ रिगरस प्रैक्टिस, ताकि एक आदत पड़ जाए इन सारे सिंबल्स को बोलने की, और बोलते एकदम दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए। फाइन, आसान लग रहा है ये, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें? दिस शुड बी वेरी इजी नाउ। ठीक है,